हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जिनके अभी एग्जाम्स हुए हैं या फिर रिजल्ट निकल गया है और ज्वाइनिंग भी धीरे धीरे मिल रही है सभी लोगों को। रिसेंटली पीछे जो है अभी मेडिकल की ज्वाइनिंग लेटर जो है आउट हुआ है। सीबीएसई की कुछ एक दो पोस्ट हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेटर्स जो है बाहर आ गए हैं। ठीक। अब बहुत से लोगों को जो है कंफ्यूजन है कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है या फिर कुछ डाउट्स हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि क्या होता है। ठीक है। तो सारे की सारा ये जो वीडियो है ये आपका कंप्लीट गाइड होने वाला है ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है। हो सकता है आपसे तैयारी ही कर रहे हैं, अभी अभी आपको ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट एक बात तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी रहे, ताकि सब एक एक पूरा ना प्रोसेस होता है। ठीक, आप फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद जब टाइम आता है ज्वाइनिंग का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग यहाँ पे एंड पे आके गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सारा सफ़र है उनका ये अधूरा रह जाता है। ठीक है? तो सारी गलतियाँ बताऊँगा इसमें क्या-क्या होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, या फिर जिसे बोलें कि बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या हो सकती हैं आपके लिए, अगर आप ये पूरा प्रोसीजर फ़ॉलो करना चाहते हैं तो। ठीक है? चाहे अभी टीजीटी है, जैसे मेडिकल की अभी जो चल रही हैं जॉइनिंग्स, इसके बाद नॉन मेडिकल की आएँगी या फिर हमारे पास आर्ट्स हैं उनकी आएँगी। ठीक, जेबीटी वाले रोएँगे जी अब हमारी तो डीबी नहीं हुई, ठीक है जी डीबी करा दो। तो डीबी होने के बाद कभी न कभी जॉइनिंग प्रोसीजर भी आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। सीबीएसई के चाहे मैथ्स के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, इनकी जो हमारे पास जॉइनिंग है वो आ गई है। ठीक है? या फिर अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी हिमाचल में जॉइन करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में, तो भी ये आपके लिए प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। इनमें भी जो कोई भी डिफरेंस होगा मैं साथ-साथ में बताते चलूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक? तो अभी के लिए जो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, अभी जो रिसेंट मेडिकल के अपॉइंटमेंट लेटर्स निकले हैं, ठीक है जी, ये टीजीटी मेडिकल है। उसका एग्ज़ाम्पल लेते हुए चलूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएँ, ठीक है? एकदम लेटेस्ट जो हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले जो आप यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन में देख रहे हैं, वो ये है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक? ये अपॉइंटमेंट लेटर कब निकला था? तो 30 जून को निकला था, 30 जून 2026। आज जिस तारीख को मैं बता रहा हूँ ये आज जो है 2 जुलाई है, ठीक है जी? मतलब कि 2 दिन ही हुआ है पीछे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू किए जाएँगे इस तरह से, ठीक? यहाँ पे ऊपर डायरेक्टरेट के हेडिंग होगा, ठीक है? ऑफिस ऑर्डर के नाम से होगा, ठीक? अब इसमें क्या चीज़ें हैं, थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, बट ध्यान से सुनिए, एक-एक चीज़ बताऊँगा इसमें क्या चीज़ बताई गई है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राज्य चयन आयोग है, उसने हमें रिकमेंड की है एक लिस्ट, ठीक है? जिसके अकॉर्डिंग हमने जो फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, हम अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? एज़ अ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी मेडिकल, ठीक है? और जो पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंडर इनको रखा जाएगा, वो कौन-सी है? ट्रेनी बेसिस, ठीक? ऑन द फिक्स सैलरी ऑफ 22,860 रुपए। तो पहली बात ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि टीजीटी मेडिकल के जितने लोग हैं, जिनको रिकमेंड किया है एचपीआरसीए ने, उनको हम अपॉइंटमेंट ऑफर कर रहे हैं। पैसे कितने देंगे महीने के? तो 22,860 रुपए प्रति महीने आपको दिया जाएगा। ये क्या है? ये 60% है फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कैडर ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है? अपॉइंटेड वर्किंग ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब जो हमारे रेगुलर टीजीटी लगते हैं, वो 38,100 पे लगते हैं। अब जो ट्रेनी है, जब तक ये ट्रेनी बेसिस पे रहेंगे, तब तक इनको क्या मिलेगा? 60% मिलेगा। किसका? 38,100 का। इतनी बातें क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कर लिया। आगे ये बोल रहा है द अपॉइंटीज आर शोन अगेंस्ट, सॉरी यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई। द अपॉइंटीज आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ हिज हर पोस्टिंग अगेंस्ट क्लियर कट वैकेंसी एज शोन अगेंस्ट हिज हर नेम विद इन 10 डेज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बोली गई है कि जो नाम लिखे गए हैं अपॉइंटीज के, उनको क्या है, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, रिपोर्ट करें। किस चीज के लिए? ड्यूटी के लिए। कहाँ पे? उनके नाम के सामने जो स्कूल लिखा है वहां पे रिपोर्ट करें। कितना समय दिया गया है? सिर्फ 10 दिन दिए गए। बहुत से लोग, जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है ना, ठीक है जी, इस तरह कहीं भी ग्रुप्स वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, ठीक, आप थोड़े से भी एक्टिव हैं तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको मिलेगा नहीं। तो जिस तरह ये अपॉइंटमेंट लेटर आता है, लोग क्या करते हैं, अपना नाम ढूँढते हैं, ठीक है जी, नाम ढूँढ लिया। उसके बाद एक पुरानी प्रथा चल रही है कि हम क्या सोचते हैं, अब ना हमारे घर पे क्या आएगा, लेटर आएगा, ठीक है? हमारा नाम तो आ गया अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट नाम के सामने हमें स्टेशन भी पता चल गया। अब स्टेशन के बाद क्या होगा, घर पे लेटर आएगा, जब लेटर आएगा तब हम जाएँगे उस स्टेशन पे जॉइन करने। तो आजकल ऐसा नहीं होता है, वो ज़माने जो है जा चुके हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकल गए, आपको क्या है, उसी दिन से 30 जून है ना, जब 30 जून को निकल गए तो आपको क्या मिले, साथ में नेक्स्ट 10 डेज़ मिले, ठीक है जी? तो आपको क्या करना है, 10 दिन के अंदर क्या करना है, जॉइन करना है। अगर आप 10 दिन के अंदर जॉइन करने में फेल हो जाते हैं, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो ऑटोमैटिकली क्या मान लिया जाता है, कैंसल्ड मान लिया जाता है कि आप जो है जॉइन नहीं करना चाहते, आप विलिंग ही नहीं है, ठीक है जी? अब इसमें जो है आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी नहीं लिखा होता, जो स्कूल्स भी होते हैं, स्कूल्स के पास भी आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, तो वो आपको कॉल भी नहीं कर पाते जनरली, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आपको ग्रुप्स वगैरह में कहीं मिलता है, तो आपने कहाँ रिपोर्ट करना है, आपका जो भी ड्यूटी का स्टेशन है, जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिली है, आपने वहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है? पहली बात ये क्लियर हो गई, कितना समय दिया गया है, 10 दिन दिया गया है। ये भी मैं बता दूँ कि हर एक पोस्ट के लिए, हर एक रिक्रूटमेंट में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले बहुत बड़े पहले जो है 15 दिन मिलते थे, ठीक है? फिर 5 दिन भी मिलते थे बीच पोस्टों में, और अब जो है 10 दिन इसमें बोले गए हैं, तो 10 दिन के अंदर ट्राई करना है आपने कि आप जो है जॉइन कर लें, ठीक है जी?
और साथ में क्या बोला गया है कि इश्यूएंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक टर्म कंडीशन इन एडिशन टू द यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट नेक्स्ट इन नेक्चर ए। बोला कि नेक्चर ए में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हो और आप जो है उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी बातें अपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या चीजें हमने कवर की, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर में नाम लिखा होगा, उसके सामने आपका स्टेशन लिखा होगा, आपको दिन बताए गए होंगे कितने दिन के अंदर ज्वाइन करना है। जिस जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर निकला आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, ज्वाइन करने की तैयारी शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि लेटर का वेट करेंगे, लेटर आप रिटायर भी हो जाएंगे घर पे बैठे बैठे बट लेटर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका ये बोलता है, सिंस द अपॉइंटमेंट इज बीइंग ऑफर्ड प्योरली ऑन ट्रेनिंग बेसिस, द कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑन जुडिशियल पेपर विद द प्रिंसिपल or headmaster of the concerned school where he/she is posted, that he/she has carefully gone through the conditions of trainee appointment and condition imposed are acceptable to him/her. The joining report will be accepted only after the execution of requisite bond between head of institution and the candidate. तो पहला पॉइंट अपने आप में ही बड़ा सिंपल है। ये क्या बोल रहा है कि जैसा कि आपको जो अपॉइंटमेंट दी जा रही है वो किस पे दी जा रही है, ट्रेनी बेसिस पे दी जा रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो जुडिशियल पेपर है, ठीक है, जिसमें जो है स्टैम्प पेपर भी बोलते हैं हम, उस पे क्या करना है, आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, प्रिंसिपल और आपके बीच में एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। उस जो बॉन्ड होगा उसमें क्या मेंशन होगा कि आपने केयरफुली जितनी भी कंडीशंस हैं ट्रेनी पॉलिसी की वो पढ़ ली हैं, वो आपको पता है और आप उन्हें क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, ठीक है, वो तभी मानी जाएगी, तभी आपकी ज्वाइनिंग जो है एक्सेप्ट करी जाएगी जब आप ये जो बॉन्ड है वो भर देंगे। बॉन्ड जो है साइन हो जाएगा किसके बीच में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट के बीच में। सिंपल सी बात है। एक लाइन में समझाऊं तो सिंपली वो ये बोला गया है कि जैसे अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड किसके बीच में साइन करना पड़ेगा, प्रिंसिपल या हेडमास्टर और कैंडिडेट के बीच में। ये बॉन्ड आप वो वाला बॉन्ड ना समझें जैसे कंपनीज में होता है कि बॉन्ड करिए 2 साल के लिए, ठीक है, अगर आप तो वैसा ही नहीं है। मीन्स यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी कंडीशंस हैं वो आप जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, द सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द ट्रेनिंग पीरियड विल बी इनिशियली फॉर 1 ईयर। कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितने टाइम के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू एंटर इनटू फ्रेश ट्रेनिंग एग्रीमेंट विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। ये जो आप पहला बॉन्ड बनाएंगे ये कितने साल के लिए बनाएंगे, 1 साल के लिए बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपका 1 साल हो जाएगा उसके बाद दोबारा से आप क्या करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे। द ट्रेनी शैल द ट्रेनी shall be extendable 1 year to year basis subject to satisfactory performance of the candidate। तो जैसे जैसे 1 साल मतलब जो भी हमारी ये एग्रीमेंट है ये कितने साल के लिए बनाया जाएगा, 1 साल के लिए। जैसे 1 साल पूरा हुआ आप दोबारा से एग्रीमेंट बनवाएंगे, फिर 1 साल पूरा हो दोबारा से एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, इट विल बी द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म द डायरेक्टरेट ऑन द परफॉर्मा एनक्लोज्ड duly countersigned by the concerned principal headmaster of their school that he/she has joined the place of his appointment on or before scheduled period, following which his offer shall stand withdrawn without any notice। तीसरा पॉइंट जो है ये बोल रहा है कि जो आप है ना कैंडिडेट, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो पर्सनल है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को क्या करे, इंटीमेट करे। ठीक है, साथ में साइन लेने हैं, कि काउंटर साइन लेने हैं प्रिंसिपल या हेडमास्टर के। ठीक है जी, और ये बताना है डायरेक्टरेट को जी ठीक है, हमने जो है जो आपने केस दिया है ज्वाइनिंग के लिए वो हमने ज्वाइन कर लिया है और जितना समय आपने दिया है हमने उससे पहले ही कर लिया। अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं, मान लो आप उन्हें इन्फॉर्म करने में, इंटीमेट करने में जो है फेल हो जाते हैं, तो आपका जो ऑफर है वो क्या है, विड्रॉन माना जाएगा विदाउट एनी नोटिस। तो ये बात बताई गई, तो ध्यान रखना है। ये जो परफॉर्मा है ये कहाँ पे आगे दिया होगा तो आप देख सकते हैं उसको। चौथा पॉइंट जो इस अपॉइंटमेंट लेटर में आपको साथ में मिलेगा, दैट द एज, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड बाय द कैंडिडेट शैल एज पर द लेटेस्ट रूल। ये तो हो गई अगर आपने जो है ज्वाइन आपकी हो रही है और आपकी एज भी होगी, आपने फॉर्म देख के भरा होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आपने पूरी की होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपने पूरी की होगी। ठीक है, पीजीटी के अकॉर्डिंग तो वो आपकी पूरी होनी चाहिए। ये जो है स्कूल चेक करेंगे, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द हेड ऑफ द स्कूल विल एंश्योर दैट द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड बाय द कैंडिडेट आर एज पर द लेटेस्ट आरएनपी रूल्स एंड इज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हेड ऑफ द स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो जो आपके जितने भी एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उनको मैच करे कि और वेरीफाई करे। ठीक है जी, necessary verification to this effect is to be made by head of the concerned school at time of joining of the candidate। ठीक है, मतलब इससे बात ये समझ में आती है कि आपको सारी चीजें जो है अपने सारे सर्टिफिकेट्स जो है ओरिजिनल में लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वहां पे क्या करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। Duly attested copies of the certificates awarded to the candidates by the recognized university board is to be kept in the office for the record of future reference if any। और साथ में ये बोला गया है कि आप उनको जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्या है, आप उसे अटेस्ट करेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उन सर्टिफिकेट्स को कहाँ जमा करवाएंगे, स्कूल में जमा करवाएंगे। और वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपीज जो हैं वो स्कूल में एज अ रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ठीक है, वैसे जो कोई भी पर्सन जहाँ पे ज्वाइन करता है उसकी एक पर्सनल फाइल बनती है, उस पर्सनल फाइल में क्या है उसको रखा जाएगा ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसे देखा जा सके। पांचवा पॉइंट ये है, इफ द कैंडिडेट हैज बीन ऑफर्ड पोस्टिंग इन नॉन सब कैडर एरिया टेम्पररी, he or she shall have to serve in सब कैडर एरिया एज व्हेन रिक्वायर्ड ऑर्डर बाय द डिपार्टमेंट। बोला अगर मान लो अभी के लिए आपको नॉन सब कैडर एरिया में टेम्परेली ज्वाइनिंग दी जाती है, ऑफर किया जाता है, तो बाद में अगर आप चाहिए डिपार्टमेंट को चाहिए होगा
या फिर डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा तो आपको सब कैडर एरिया में भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे भी सर्व करना पड़ेगा। 6 पॉइंट ये है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट विल एंश्योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये सामने आती है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है अपना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा रखा है और आप तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। बीपीएस सर्टिफिकेट, और अगर आप बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं तो वो भी सर्टिफिकेट्स आपको जो है लेके जाना है, ठीक। और अगर आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रखा है तो एससी, एसटी, ओबीसी पेरेंटल साइड का, ये उनके लिए है, जैसे फीमेल्स होती हैं, मैरिड होती हैं, तो उनका जो है पेरेंटल साइड का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में। द कॉपीज ऑफ दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट एंड केप्ट इन द ऑफिस रिकॉर्ड पर्सनल फाइल, ठीक है जी। आपको जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके ओरिजिनल्स लेके जाने हैं, और पीछे जितने भी हमने कैटेगरी या फिर कोटास की हमने बात करी, उनके सर्टिफिकेट्स भी लेके जाने हैं और उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जानी है, वो आपको अटेस्ट करके कहाँ जमा करवानी है, ऑफिस में जमा करवानी है, वो आपकी रिकॉर्ड्स या फिर पर्सनल फाइल में जो है रखा जाएगा। आगे लिखा है, इफ द ऑफर ऑफ द ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेबल टू द कैंडिडेट, ही और शी शैल सबमिट द ज्वाइनिंग टू द कंसर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर द इंटीमेशन टू दिस डायरेक्टेड विद इन 10 डेज। अगर आपको ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट की जो भी कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो आप जो है ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पे और इंटीमेट करेंगे किसको, डायरेक्टरेट को, विद इन 10 डेज। इफ द ज्वाइनिंग इज नॉट मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, अगर आपने 10 दिनों में ज्वाइन नहीं किया, इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन, है ना। अगर आप 10 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आप विलिंग नहीं है। एंड ऑफर शैल स्टैंड विड्रॉन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी नोटिस, तो ऑफर जो है विड्रॉन मान लिया जाएगा, आपको किसी भी तरह का नोटिस, फोन वगैरह जो है नहीं किया जाएगा। 10 दिन निकल गए तो कुछ नहीं होगा। अब मैं एक वैसे बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कई बार क्या होता है, एक तो मैंने वो बता दिया लेटर वाला कि लेटर कभी नहीं आता, आपको जस्ट अपना नाम देखना है, स्टेशन देखना है और मूव ऑन करना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि 10 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना है, जितना टाइम दिया है 5 दिन दिए हैं तो 5 दिन के अंदर, 15 दिन दिए हैं 15 दिन के अंदर, 10 दिन दिए हैं 10 दिन के अंदर, ध्यान से देखना है। और तीसरी बात ये रही कि कई बार क्या होता है, कोई कैंडिडेट है उसको अपनी मनपसंद की पोस्टिंग नहीं मिली, ठीक है जी, तो उसने कहीं पोस्टिंग चाह रहा था, पोस्टिंग नहीं मिली, तो कई बार उसे ऐसी सलाह मिल रही है कि आप ज्वाइन मत करो, ठीक है जी, आप ज्वाइन मत करो, 10 दिन के बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करें, ठीक है, 10 दिन के अंदर एटलीस्ट ज्वाइन करें, ठीक है। नौकरी अगर आपको चाहिए और अगर आपको नौकरी अपनी सिक्योर करनी है तो 10 दिन के अंदर अपनी ज्वाइनिंग जरूर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे पता चलता है, क्या चीजें होती हैं, कहाँ से देखना होता है कि आपको कहाँ मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, ठीक है, रियल एग्जांपल्स ही हैं और ऐसे ही आए थे, इन दोनों से ही हमारे जो 2 केसेस हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। क्या करना है, जैसे मान लो सीरियल नंबर 1 पे जो है सविता देवी जी हैं। अब सविता देवी जी क्या है, इनको देखा मेडिकल, ठीक है जी, इनकी कैटेगरी क्या है, यूआर, ठीक है, जनरल से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब क्या है, तो सविता देवी जी कहाँ देखेंगे कि जी इनकी ज्वाइनिंग कहाँ आई है, जीएस त्रैम्बली आई है, यूसी जीएसएस मकरेरी, ठीक है, मंडी में, मंडी डिस्ट्रिक्ट एमएनडी। अब इनको सबसे पहले कहाँ जाना है, इनको सबसे पहले जाना है जीएसएस मकरेरी, ठीक। मतलब जाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर देखा सीधे जीएसएस मकरेरी चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं जाना, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आप, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हैं यहाँ पे इनके जीएसएस के, तो आप जो है फोन करके उन्हें इंटीमेट जरूर कर दें कि जी हमारी ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुई है और हम जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप हमें जो है गाइड कर दो, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपको लेके आनी है और आप उनसे जो है गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो यूसी है, यूसी का मतलब क्या है कि अंडर कॉम्प्लेक्स, इनकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, तो ये पढ़ाएंगी कहाँ पे, तो जीएसएस त्रैम्बली में ये पढ़ाएंगी। ये जो जीएसएस त्रैम्बली है ये आता है किसमें, जीएचएस त्रैम्बली जो किसमें अंडर आता है, जीएसएस मकरेरी के अंदर आता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ इन स्टेशन के नाम। तो ये किससे गाइडेंस लेंगी, सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट करेंगी जीएसएस मकरेरी में, ठीक है। वहाँ पे जो है ये उनसे फ़ोन पे बात कर सकती हैं कि जी मेरी ऐसी सिलेक्शन हुई है और मुझे जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि हाँ जी आपको ज्वाइन जो है सीधे आप हाई स्कूल में ज्वाइन करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधे हाई स्कूल जाएँगे। और अगर ये बोलते हैं कि पहले आप मकरेरी आइए, फिर आप हाई स्कूल में जाइए ज्वाइन करने, तो आप जो है वैसे फ़ॉलो कर लेंगे। जैसे आपको डायरेक्ट किया जाएगा वैसे आप जो है फ़ॉलो कर लेंगे। और अगर आपको फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है तो आपको तो कहाँ जाना है, फिर सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाना है पहले, ठीक है। आपको प्रॉपर चैनल जो है फ़ॉलो करना है, ठीक है। आप सीधे हाई स्कूल नहीं जाएँगे, आप पहले कहाँ जाएँगे, जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, जैसे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो वहाँ पे जाएँगे, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस ये है कि जावित्री देवी जी हैं। अब इनकी जो है इनकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई है, इनकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवधार में हुई है। तो यहाँ पे इनकी अंडर स्कूल में नहीं हुई है, तो इनको तो सीधे कहाँ जाना है, देवधार ही जाना है, जो भी ये स्कूल है वहाँ पे इनको डायरेक्ट जो है रिपोर्ट करना है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले जो हायर एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे रिपोर्ट करना है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, और उसके बाद जो है अगर आपका हाई स्कूल है या मिडल स्कूल है तो बाद में आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि नोट दे रखा होता है, एक वजह से कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे एक नोट दे रखा है, ठीक है। बहुत से लोग इसको देख के डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होती इसमें। यहाँ पे नोट बन के दे रखा है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू द पेंडिंग लिटिगेशन एसएमसी अंडर जीआईए केस और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन द ऑफर्ड स्कूल एंड द कंसर्न्ड हेड ऑफ द स्कूल इज डायरेक्टेड to immediately refer back the individual to the directorate for the amendment. If it will also be duty of the candidate to intimate such problem to the undersigned within the prescribed period of the offer, along with the report of the concerned head of the institution, failing which offer will stand terminated without any notice. अब ये क्या बोला गया है कि मान लो आप कहीं पे ज्वाइन करने जाते हैं, मान लो यहाँ पे ये देवधार ज्वाइन करने जाते हैं और अब बाद में आपको पता चलता है कि वहाँ पे जो सीट है
जैसे टीजीटी मेडिकल की है, वहाँ की टीजीटी सीट जो है वो फ़िल्ड है या फिर अभी खाली नहीं है, ठीक है? या फिर वहाँ पे कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है या एसएमसी का कोई केस चल रहा है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको जो है वहाँ पे जॉइन नहीं किया जा सकता, ठीक है? तब उन उस केस में क्या बोला है, अगर की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, तो क्या है, आपने क्या करना है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो इमीडिएटली जो डायरेक्टरेट हैं, उनको क्या करेंगे, इसकी इंटीमेशन देंगे ताकि आपका जो स्टेशन है, वो चेंज किया जा सके, ठीक है? बदला जा सके और जो खुद व्यक्ति है, कैंडिडेट है, उसकी भी ये ज़िम्मेदारी रहेगी कि वो इस प्रॉब्लम को जो डायरेक्टरेट है, उनकी नज़र में लेके आएँ, ठीक है? विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और अगर और साथ में रिपोर्ट भी लगानी है किसकी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की, कि क्यों जो है जॉइन नहीं करवा पाया गया। अगर आप ये चीज़ करने में फेल रहते हैं तो आपका जो ऑफर है वो भी क्या माना जाएगा, टर्मिनेटेड माना जाएगा। ठीक है, ये बोला गया। दूसरा नोट ये है साथ में, द गवर्नमेंट वाइड लेटर, ये कोई लेटर है, हैज़ आल्सो डायरेक्टेड दैट वंस फ्रेश अपॉइंटेड टीचर इज पोस्टेड इन रूरल हार्ड ट्राइबल एरिया, हिज हर पोस्टिंग ऑर्डर शैल नॉट बी मॉडिफाइड टू द जनरल एरिया इफ she does not join his her place of posting merely because she has been posted in some rural hard or tribal area. She shall not be eligible for being considered for the appointment for a period of 1 year from the date of the offer of the first appointment or till the next recruitment whichever is later। ठीक है जी, वो बोल रहा है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट किसी रूरल हार्ड या ट्राइबल एरिया में हो जाती है और आप किसी वजह से वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाते, पहली बात तो मॉडिफाई नहीं किया जाएगा जनरल एरिया में, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप जो है आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम 1 साल के लिए, या फिर जब तक एक नई रिक्रूटमेंट जो है नहीं हो जाती, जो भी लेट होगा ना वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों सिनेरियोज में तो या तो 1 साल या फिर जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगी उसका जो लेटर होगा उसको जो है कंसीडर किया जाएगा। तो भी मैं बोल रहा था कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसमें ज्वाइन कर लें, इवन कि अगर आपकी पसंद का स्टेशन नहीं भी मिला है तो बाद में ट्राई कर सकते हैं, बट ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, द कंसर्न्ड प्रिंसिपल हेडमास्टर विद द डायरेक्शन that before accepting the joining report of the candidate, a bond on the judicial paper in a triplicate is required to be executed between head of the institution and the trainee as per the specimen copy enclosed। ये फिर से वही बात रिपीट की गई है कि ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है जी, मैं बताऊंगा कि ज्वाइनिंग कैसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हैं। तो ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना है, आपको जुडिशियल जो पेपर है उस पर एक बॉन्ड साइन करना है, एग्जीक्यूट करना है कैंडिडेट और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के बीच में। कितने करने हैं, 3 कॉपीज करनी है, ट्रिप्लिकेट। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपको एग्रीमेंट्स बनाने हैं या फिर बॉन्ड बनाने हैं वो 3 बनवाने हैं, ठीक। और जो आपका जो ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट का जो आपके पास एग्रीमेंट होगा उसका जो स्पेसिमेन है ना वो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसी के साथ ही लगा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई अलग से बनवाना है, वो जो है साथ में ही होगा। बात ये है कि कई बार जो है आप एग्रीमेंट बनवाने जाते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट जनरली जो लोकल भाषा में बोलते हैं या तो उसको कचहरी बोलते हैं, ये कचहरी में बनता है, या फिर यहाँ पे कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जनरली कचहरी ही बोलते हैं, सॉरी तहसील, ठीक है। तहसील के जो ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पे बन जाते हैं, या फिर कचहरी, जनरली ये तीनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स में होती हैं, तो यही इनके नाम होते हैं। तो जब आप एग्रीमेंट बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे आप जिस व्यक्ति को पकड़ेंगे कि जी मुझे ऐसा-ऐसा एग्रीमेंट बनवाना है, तो कई बार क्या बोलते हैं वो उन्होंने ना ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, तो आपको वो नहीं बनाना, ठीक है। आपको कौन-सा बनाना है, जो स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर उनके पास ऑलरेडी वो स्पेसिमेन बना हुआ है, तो आपने एक-एक कंडीशन चेक ज़रूर कर लेनी है बनवाने से पहले, ठीक है। क्योंकि हर बार जो पहले थे, पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, ठीक है, फिर बीच में जॉब ट्रेनिंग वाले आए, अब आपके कौन से ये ट्रेनी वाले हैं, तो ये सारी ना थोड़ी-थोड़ी जो है डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने ज़रूर चेक करना है कि आपका जो आप एग्रीमेंट बनवा रहे हैं वो जैसा उन्होंने प्रोवाइड किया है वैसा ही है, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। आप एग्रीमेंट बनवा के चले जाएँगे स्कूल में, स्कूल वाले बोलेंगे जी ये तो है ही नहीं, गलत है, तो आपको ही उससे दिक्कत होगी। तो ध्यान से आपने जो है वो ही एग्रीमेंट बनवाना है, सेम टू सेम जो आपको एनक्लोज्ड दिया हुआ है, ठीक है। सीबीएसई वाले सीबीएसई वालों का बनवाएँगे जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में दे रखा है, जेबीटी वाले जेबीटी वालों का, टीजीटी वाले टीजीटी वालों का, ठीक है। कोई इधर-उधर कॉपी या मिक्स नहीं करना है, ठीक है। साथ में लिखा है जो ओरिजिनल कॉपी है और एक जो ज़ेरॉक्स कॉपी है ऑफ द बॉन्ड विल बी रिटेन्ड इन द ऑफिस ऑफ द स्कूल, की एक जो ओरिजिनल कॉपी है और एक उसकी फोटोस्टेट वो स्कूल में रखनी है। अदर कॉपी इज़ हैंडेड ओवर टू द अपॉइंटिंग, एक कॉपी जो है अपॉइंटी के पास रहेगी। ओनली ज्वाइनिंग रिपोर्ट विल बी सेंड टू द डायरेक्टरेट, और जो डायरेक्टरेट है उसको सिर्फ क्या भेजनी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ डुप्लीकेट में साइन किया जाएगा। एक होगी आपकी ओरिजिनल कॉपी, दूसरी होगी आपकी अपॉइंटी कॉपी, और तीसरी होगी एक ज़ेरॉक्स जो कि ऑफिस में रखी जाएगी। 2 कॉपीज़ ऑफिस में रहेंगी, एक अपॉइंटी के पास रहेगी, और जो डायरेक्टरेट है उनको सिर्फ क्या इंटीमेट करा जाएगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ, ठीक है। द ज्वाइनिंग ऑफ द अपॉइंटी विल बी ट्रीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बॉन्ड, आपकी ज्वाइनिंग किस दिन की मानी जाएगी, जिस दिन जो है बॉन्ड साइन किया जाएगा। फर्दर कैरेक्टर एंड incident of the candidate appointment may be verified from the issuing authority within 3 months of the date of his joining, and a report is to be sent to this directorate within 10 days after completion of the scheduled date या फिर time of 3 months। बोला है बाकी जो कैरेक्टर है या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं कैंडिडेट की, वो 3 महीने के अंदर जो है वो क्या की जाए, वेरीफाई की जाएँ जिन्होंने वो इश्यू किए हैं, ठीक है। और जैसे ही 3 मंथ हो जाते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर जो है डायरेक्टरेट को सूचित किया जाए इसके बारे में कि जी हमने वेरिफिकेशन कर ली है। चौथा पॉइंट इसमें ये दिया गया है, ये डीलिंग विद द सीनियरिटी ट्रांसफर मैटर इन द एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच टू, ये तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कट कर देते हैं।
साथ में आईटी ये एंडोर्समेंट है, ठीक है? या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को यहाँ पे लिखा ज़रूर है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है लेटर आ जाएगा, बट इसके बहकावे में मत रहें। आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर दिखे, आप जॉइनिंग के लिए जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि जो ट्रेनी टीजीटीज़ हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? मेजरली जो हमने पीछे पढ़ी वही सेम होगी। पहला क्या है कि आपको ट्रेनी बेसिस पे अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है कि आप एग्रीमेंट साइन करेंगे। तीसरा क्या है, जो रेगुलराइजेशन है आपकी, वो क्या किया जाएगा, जैसे-जैसे गवर्नमेंट जो है, जो-जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस देगी, उसके अकॉर्डिंग होगी आपकी जो रेगुलराइजेशन है टाइम टू टाइम, और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद होगी, ठीक? मतलब ये टोटली जो आपका रेगुलराइजेशन का है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी क्या इंस्ट्रक्शन रहती है टाइम टू टाइम। पैसे कितने दिए जाएँगे? तो जी ₹22,860 पर मंथ मिलेंगे। पाँचवाँ पॉइंट, जो भी कैंडिडेट हमारे एंगेज होंगे ट्रेनी बेसिस पे, उनको किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को मिलता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है जी? ये बात क्लियर हो गई। 6वां पॉइंट है, द सर्विस ऑफ द ट्रेनी विल बी गवर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। जो भी आपकी सर्विस है वो किसके ऊपर गवर्न होगी? जो आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। द एंगेजमेंट इज लायबल टू बी टर्मिनेटेड इन केस परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ द ट्रेनी इज नॉट फाउंड बी सैटिस्फैक्टरी। कि अगर आपकी परफॉर्मेंस या फिर जो आपका कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो अच्छा नहीं पाया जाता, सैटिस्फैक्टरी नहीं पाया जाता, तो आप कभी भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं। In case the trainee is not satisfied with the termination order served by the engaging authority, he or she may prefer to appeal before appellate authority, who shall be higher in the rank of engaging authority within the 45 days। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मान लो अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी ऐसी सिचुएशन में, तो आप 45 दिन के अंदर हायर अथॉरिटी के सामने जो है अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला गया है कि जो एंगेज ट्रेनी है, उनको जैसे ही वो 1 महीने की सर्विस पूरी कर लेंगे, तो उनको क्या एक कैजुअल लीव के लिए वो जो है एंटाइटल्ड हो जाएंगे। उनको एक कैजुअल लीव जो है ले सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह 10 मेडिकल लीव मिलेंगी, 5 स्पेशल लीव मिलेंगी। तो 1 साल के अंदर कैलेंडर ईयर मतलब कि पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो आपको 12 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव और 5 स्पेशल लीव जो है मिलेंगी। और अगर आप फीमेल ट्रेनी है, तो आपको 180 दिन की जो है मैटरनिटी लीव भी मिल सकती है, ठीक है जी? ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। और साथ में ये बोला गया है कि जब तक आप ट्रेनी पीरियड पे हैं, आपको किसी भी तरह का एलटीसी या फिर और किसी भी तरह की लीव जो है नहीं मिलेगी। अ, जो भी अनअवेल्ड कैजुअल लीव होगी, मेडिकल लीव होगी या स्पेशल लीव होगी, वो सिर्फ 1 साल तक जोड़ी जा सकती है, उसके बाद वो फॉरवर्ड नहीं होगी। ये बोला गया है। हाँ, 8th पॉइंट है, अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल ऑटोमेटिकली लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग। मान लो आप जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंस, मतलब आप ऑथराइज्ड नहीं हैं, बट फिर भी आप अपनी ड्यूटी से जो है एब्सेंट पाए जाते हैं, बिना अपने जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसकी मर्ज़ी के या फिर उसके ऑर्डर्स के, तो आपका जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा? टर्मिनेट माना जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शनल केस होता है, जहाँ पे जो है सर्कमस्टेंसेस की अनऑथराइज्ड एक्शंस करनी पड़ती है ड्यूटी में, जो कि आपके कंट्रोल के बाहर ही था, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो वो जो पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा आपकी सर्विस में रेगुलराइजेशन के लिए। मान लीजिए कि 1 महीने आपको मेडिकल की वजह से जो है वहाँ पे छुट्टी करनी पड़ जाती है, या फिर आप जो है जो ऑथराइज्ड है, आपकी कंट्रोलिंग है, वो जो है आपको ऑथराइज़ नहीं कर पाते, आप नहीं बता पाते। तो उस वजह से जो है आप की जो ये 1 मंथ की सर्विस है वो क्या मानी जाएगी? वो फीस से गायब मानी जाएगी, वो काउंट नहीं होगी। किस चीज़ के लिए? रेगुलराइजेशन के लिए। जैसे होता है ना कि रेगुलराइजेशन के 2 साल पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए 2 साल। तो वो 2 साल ना माने जाकर कितने माने जाएँगे? 1 महीना कम माना जाएगा, ठीक है? तो आपको बाकियों के मुकाबले 1 महीना क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, मान लो किसी पीरियड के लिए आप जो है एब्सेंट रहते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आपको किसी भी तरह की पे जो है नहीं मिलेगी। और साथ में ये बोला गया है कि अगर आप अनऑथराइज्ड एब्सेंस करते हैं, तो आपको जो है अपनी इलनेस का या फिर फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है? जो कि एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो है इश्यूड किया हो, ठीक? नौ 9th पॉइंट है हमारे पास, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर फिटनेस। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि ये मेडिकल की ज्वाइनिंग से पहले क्या करवाना पड़ता है? मेडिकल करवाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल का क्या रहता है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ठीक है, आपने ग्रुप वगैरह पे देखा, अगर तो आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आपके पास नंबर अवेलेबल है, तो आप उनसे बात करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको सारा बता देंगे कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है? अगर आप किसी कारण ऐसा नहीं कर पाते, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है, आप वहाँ जाइए, ठीक है जी? उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो वहाँ का आरएच है, रीजनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाएँगे। वहाँ पे आपने क्या बनवाना है? अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनता कैसे है? तो सबसे पहले आप जाएँगे, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो लोकल स्टेशनरी शॉप्स होती हैं हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ से क्या खरीदेंगे? फॉर्म खरीदेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है अपनी स्लिप बनवानी होगी, ठीक है? आप वहाँ काउंटर पे जाएँगे और काउंटर पे बताएँगे कि हमें जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाना है, तो वहाँ पे वो आपकी स्लिप काट देंगे, आपसे पैसे ले लेंगे। उसके बाद मेडिकल स्लिप बनवाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएँगे और अपना चेकअप जो है करवाएँगे, ठीक है? मेजरली आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप एक्स-रे और ब्लड सैंपल ये दे लें, क्योंकि इसके लिए जो ब्लड सैंपल है उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, या फिर एक्स-रे में जनरली जो है रश ज़्यादा होता है, तो आरएच में, तो जनरली आपको ये 2 चीज़ें पहले खत्म करनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास सारा दिन आप घूमते रहें, ईएनटी में जाएँ, ठीक है? ऑर्थो वाले के पास जाएँ, मतलब जो-जो आपकी स्लिप पे लिखा है, ठीक है? वहाँ पे लिखा होगा, रूम नंबर वगैरह भी लिखा होगा, ठीक है? कि आपको कौन से कमरे में जाना है, या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं वहाँ के स्टाफ को कि जी हमने मेडिकल बनवाना है जॉइनिंग के लिए, तो किस-किस के पास जाना है, तो वो आपको बता देंगे। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है जो ऑफ़िस होगा,
हॉस्पिटल का वहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो बाद में वो जो है जो वहाँ की अथॉरिटी होंगी उनसे साइन करवा के आपको जो है दे देंगे। तो जैसे ही आपका मेडिकल बन जाएगा, इसी के साथ आपको कोशिश करनी है या तो कोई और या फिर आप ही, ठीक है, अपना क्या बनवा लें, एग्रीमेंट बनवा लें, ठीक है जी। जैसे ही आपका एग्रीमेंट बन जाएगा, उसके साथ 2-3 चीज़ें और भी होती हैं, एफिडेविट वगैरह, डिक्लेरेशंस वगैरह, वो मैं आगे बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो भी बनवा लें। तो मेजरली आपको ये 2 चीज़ें चाहिए, मेडिकल ठीक है, और साथ में जो है एग्रीमेंट, ये 2 चीज़ें चाहिए आपको। जैसे ही आपकी ये 2 चीज़ें तैयार हो जाएँगी, आप जो है स्कूल में जॉइनिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक आपको और चीज़ चाहिए होगी, मिठाई का डब्बा, ठीक है, तो मिठाई का डब्बा भी चाहिए, 3 चीज़ें लेके, एक तो मिठाई का डब्बा, दूसरा आपका एग्रीमेंट और तीसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज़ें लेके आप जो है तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 कि जो ट्रेनी हैं वो उनको टीएडीए मिलेगा, ठीक है। मान लो आप किसी टूर पे जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, ठीक है। अपने जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ से बाहर जाते हैं, तो आपको जो है टीएडीए मिलेगा, सेम जितना आपके रेगुलर साथी को मिलता है, जो कि रेगुलर है, सेम उतना ही आपको मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर जैसे सर्विस रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, लीव रूल्स, सीपीएफ रूल्स, पेंशन रूल्स, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी जब तक आप ट्रेनी पीरियड पे हैं। दूसरी चीज़ ये बोली है ऑप्शन नंबर 12, ठीक है, ये है कि जो कैंडिडेट है उनको ये डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि अगर तो वो एक मेल हैं, तो अगर वो मैरिड हैं तो सिर्फ़ उनकी एक ही लिविंग स्पाउस है, और अगर फीमेल है तो वो उन्होंने किसी ऐसी मेल के साथ शादी नहीं की है जिसकी एक और बीवी हो, ठीक है, जीवित बीवी हो, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपको ये बताना है कि सिर्फ़ अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी सिर्फ़ एक ही जीवित पत्नी है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये बताना है कि आपने एक ऐसे पर्सन के साथ शादी की है जिसकी कोई और जीवित बीवी नहीं है, ठीक है जी, ये एक नई चीज़ है। और उसके बाद 13th पॉइंट है, द कंसर्न्ड कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज हर एकेडमिक, ये मैंने पहले बता ही दिया आपको कि आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोस्टेट्स भी लेके जानी है। और चौथा 14th है, द कंसर्न्ड कैंडिडेट शैल फर्निश अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही शी इज नॉट डिसमिस्ड एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि उन्हें कहीं कहीं भी किसी भी एक डिक्लेरेशन करनी है कि उन्हें आज तक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस्ड नहीं किया गया है। द कंसर्न्ड कैंडिडेट विल हैव टू मेक ओथ ऑफ एलियंस, ये मैं बताऊंगा कि आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये भी साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन से फॉर्म बताने हैं। एक तो हमें एग्रीमेंट बनाना है, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये है कि हमें मैरिड वाला ये एक फॉर्म बनाना है अलग से। दूसरी बात, हमें ओथ ये बनवानी है। और क्या चीज़ बोली गई है, और ये डिसमिस वाला कि कभी भी आज तक जो है हमें डिसमिस नहीं किया गया है। तो ये 4 चीज़ें जो है ये भी बनवानी है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कितनी चीज़ें होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको ये 5 चीज़ें बनवानी है, ठीक है। इसके साथ आपको पीछे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी बोले थे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होने चाहिए, ठीक है। आगे भी वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटीएस, जो भी आपका एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो जो है सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। हिज हर रिटेंशन इन द सर्विस इज सब्जेक्ट टू हिज कैरेक्टर, आपका जो है कैरेक्टर ठीक हो, उसी के ऊपर सैटिस्फैक्टरी हो, उसी के ऊपर आपकी जो है सर्विस जो है डिपेंड करेगी। और उसके बाद जो है विद इन 3 मंथ्स उसको वेरीफाई भी करवाया जाएगा। और उसके बाद 18th है, ही शी विल हैव टू गिव रिटन राइटिंग वेदर ही और शी वाज एवर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ, इफ so particulars of the offence punishment be stated, failing to disclose the fact he or she will render himself liable to remove from the service without any notice and when factual fact come to the light। ये बोला कि अगर आपके ऊपर कोई भी कभी कोर्ट में कोई केस चला है या फिर कोई ऑफेंस आपने किया है, तो आपको वो रिटन में बताना पड़ेगा ऑफिस को कि जी ऐसा-ऐसा केस था, ये चीज़ें थी और ये मेरे को स्टेटमेंट सज़ा मिली है या नहीं मिली है, क्या चीज़ थी, मतलब आपको पूरा जो है रिटन में देना पड़ेगा। और है कि अगर बाद में जो है हमें पता चलता है ये मैटर जो है लाइट में आता है, तो फिर बाद में जो है आपको खुद ही आप लायबल होंगे, आपको रिमूव किया जा सकता है सर्विस से। अगर कोई आईआरडीपी है या बीपीएल है, फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो उन्हें उसका भी सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ के ऑफिसर, जो बीडीओ है वो जो है इशू किया होना चाहिए, उनके द्वारा इशू होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस गिवन बाय द कैंडिडेट इज फाउंड फॉल्स, अगर कुछ भी जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो गलत पाया जाता है किसी भी स्टेज पे, आज कल बाद में, तो आप जो है आपकी सर्विस जो है टर्मिनेट मानी जाएगी। अगर कोई अपॉइंटी जो है जिसकी अपॉइंटमेंट डिफिकल्ट या सबके कैडर एरिया में हो जाती है, तो उन्हें जो है मिनिमम 3 साल वहाँ पे लगाने ही होंगे। तो ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, और एक लास्ट ये भी है, द अपॉइंटी शैल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग टू इफेक्ट दैट ही शी हैज पास्ड एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये भी है कि आप जो है एक अंडरटेकिंग साइन करेंगे कि जी हाँ, मैंने जो जो चीज़ें दी हैं, जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हैं, वो एक्चुअल में मैंने जो है करी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ आप लिख के देंगे, और आगे वही लिखा हुआ है कि अगर बाद में हमें पता चला कि जो आपकी डिग्री नकली है या फिर फेक है, तो जो आप है आप ही लायबल होंगे टर्मिनेशन के लिए। तो ये हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि आपको एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मा मिलेगा, तो ये है आपके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मा, ये आधा ही यहाँ पे है, ये लंबा सा होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही लिखी होती हैं, आपको डिट्टो ऐसा ही बनवाना है, ठीक है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड करवाना, कुछ इससे माइनस नहीं करवाना, जो आपको दिया है वही बनवाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंटीमेशन है जो भर के भेजनी है डायरेक्टरेट को, जो मैंने बताया था कि अब जो कैंडिडेट्स हैं वो भी क्या करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी, वो क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे डायरेक्टरेट को, जी हमने जॉइन कर लिया है, जहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप ये करेंगे कि जी मैंने इतनी तारीख को जॉइन कर लिया है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, और यहाँ पे डेट आ जाएगी।
साथ में आप प्रिंसिपल के साइन करवाएँगे, ऑफ़िस से भेज दें या खुद भेज दें, कैसे भी किया जा सकता है। ठीक, तो मेजर जो चीज़ें हमने देखी मेडिकल सर्टिफ़िकेट का मैंने आपको बता दिया कैसे बनवाया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको खरीदना होता है वो है सर्विस बुक। आपको सर्विस बुक भी साथ में लेके जानी है जब आप जॉइन करेंगे, तो एक सर्विस बुक आप किसी भी स्टेशनरी से जो है सर्विस बुक खरीद सकते हैं। आपने जस्ट यही बोलना है कि सर्विस बुक दे दो। जो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं सर्विस बुक में वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपने जो है हार्ड बाइंडिंग लेनी है, जो गत्ता है उसका जो बाइंडिंग है वो हार्ड होनी चाहिए, ठीक है जी? दूसरी बात आपने थोड़ी-सी ज़्यादा बल्की, ठीक है? मतलब कि जिसके पेज ज़्यादा हो वो लेनी है और बेस्ट क्वालिटी में लेनी है, जितनी बेस्ट आपको मिल सके वो लेनी है, ठीक है? देखिए आपने सारी ज़िंदगी कमाना है, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी, ठीक है? जो भी आपको बेस्ट क्वालिटी की मिले, वो वाली परचेज़ करनी है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेज़ उसमें हो सकें, वो जो है लेने की कोशिश करनी है, ठीक है? जैसे होता है ना कि कभी कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में गवाही देते हैं, तो अगर आपकी कोई सर्विस है ना, तो सर्विस की कोई आप अगर खुद बोलेंगे ना, तो कोई नहीं मानेगा, ठीक है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हर जगह पे आपकी गवाही देगा, ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बारे में कुछ भी बताना है, तो ये डॉक्यूमेंट बताएगा, आप खुद कुछ भी बोलेंगे, तो वो माना नहीं जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि इस ऑर्डर के तहत कि मुझे जो है यहाँ के लिए अपॉइंटमेंट ऑफर मिला है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये करती हूँ कि मुझे जो है जॉइनिंग दी जाए, ठीक है? एफिडेविट बनवाना होता है, डिक्लेरेशन वो हमने पीछे देख ली कि कौन-कौन सी डिक्लेरेशंस बनवानी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो वाले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके कास्ट के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है? और थोड़े से सैंपल्स भी हैं आगे, जैसे एफिडेविट का सैंपल है, तो इसमें आपने क्या-क्या चीज़ें बतानी होती हैं, तो ये हमारे पास इसका सैंपल है। तो जैसे कि यहाँ पे बोनाफाइड का बताया है, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है? कभी भी डिसमिस नहीं किया गया मुझे, ठीक है? किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में मेरा कोई केस नहीं चल रहा, ठीक है जी? मैंने ओथ ऑफ एलायंस ये जो है साइन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो-जो हमने पीछे देखा उसी का एक परफॉर्मा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको ऐसा सिमिलर ही बनवाना है। ये उसके बाद ये ओथ है, ओथ भी इसी तरह बनवाई जाती है, ये इसका परफॉर्मा है, तो आप ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसी तरह बनवा सकते हैं। ठीक है जी, मैरिड, अनमैरिड वाला है। अब ये पीछे हमने देखा कि थोड़ा चेंज करा गया है, तो आप इसको उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहले तो यही होता था कि जी मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, अब जो है वहाँ पे वो भी है लिविंग स्पाउस वाला, तो वो वाला पॉइंट भी आप जो है ऐड करवा सकते हैं, साथ में बेटर हो जाएगा। और साथ में ये है हमारे पास, ये एक डिक्लेरेशन है सिंपल सी, इसके ऊपर आप डिक्लेरेशन लिखवा दें इस तरह से और जो है आप प्लेस, डेट और साइन करने वाले आप साइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सन ऑफ एंड रेजिडेंस, ठीक। तो ये कुछ फॉर्म्स थे जो हमने देखे, जो कि आपको जो है बनानी पड़ेंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।